अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग पढ़ेंगे पीडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग यूनिट 10 का पार्ट 1। चैप्टर का नाम क्या है? केयर ऑफ चाइल्ड विद गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसऑर्डर्स। ओवरऑल यूनिट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे हमारे पास? क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट, ट्रैकियोएसोफेजियल फिस्टुला TEF, पाइलोरिक स्टेनोसिस, इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शंस, हर्शस्प्रिंग डिजीज, हर्नियाज, इंटरसेप्शन, वल्व्यूलस एमीबियासिस, नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस NEC। इन सब की क्या देखेंगे? ओवरऑल मेडिकल, सर्जिकल एंड नर्सिंग मैनेजमेंट फॉर द अबव GI डिसऑर्डर्स। यूनिट 10 के पार्ट 1 के ऑब्जेक्टिव्स हमारे क्या होंगे? इसमें हम दो चीज़ें कवर करेंगे, क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट, ट्रैकियोएसोफेजियल फिस्टुला TEF। जो क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट है इसमें हम लोग कवर करेंगे डेफिनेशन, डायग्राम देखेंगे, इसकी इंसिडेंस देखेंगे, कॉजेस, डायग्नोसिस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आफ्टर बर्थ, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होंगे इसके, कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगी, थेराप्यूटिक मैनेजमेंट क्या होगा, लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट क्या होगी, नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगी, पोस्ट ऑपरेटिव केयर ऑफ क्लेफ्ट लिप क्या होगा एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर ऑफ क्लेफ्ट पैलेट क्या होगा, डिस्चार्ज प्लान क्या देंगे इसको। सेकंड हमारे पास ट्रैकियोएसोफेजियल फिस्टुला, जिसमें हम लोग डेफिनेशन देखेंगे, टाइप्स देखेंगे, एटियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, असेसमेंट करेंगे, इसकी मैनेजमेंट देखेंगे, प्री ऑपरेटिव केयर, पोस्ट ऑपरेटिव केयर एंड नर्सिंग मैनेजमेंट लास्ट में। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लेफ्ट लिप क्या होता है? ये कॉन्जेनाइटल क्लेफ्ट और सेपरेशन ऑफ अपर लिप कहलाता है, जिसमें क्या होता है, जो टिश्यूज़ हैं जो कि बनाते हैं लिप को, वो सही तरह ज्वाइन नहीं हो पाते बर्थ से पहले, बिफोर बर्थ, जिसकी वजह से क्या होता है, ओपनिंग रह जाती है अपर लिप्स के अंदर, और ये स्मॉल भी होती है एंड लार्ज ओपनिंग भी होती है, और ये नोज़ तक भी जा सकती है लिप से होते हुए। और जो क्लेफ्ट लिप होता है ये एक साइड पर या दोनों साइडों पर या मिडल में मौजूद होता है, बन जाता है। क्लेफ्ट पैलेट, कॉन्जेनाइटल फिशर, जो कि रूफ ऑफ द माउथ फॉर्मिंग कम्युनिकेटिंग पैसेज होता है माउथ एंड नेज़ल कैविटीज़ का। उसमें क्या होता है, जो क्लेफ्ट पैलेट बनना होता है, जो कि टिश्यूज़ बना रहे होते हैं उसको, रूफ ऑफ द माउथ, वो सही तरह या कम्प्लीटली जॉइंट नहीं हो पाते ड्यूरिंग 6 एंड 9 वीक्स प्रेगनेंसी के अंदर। जो इसमें क्या होता है, सम बेबीज़ क्या करते हैं, जो उनका फ्रंट एंड बैक पार्ट जो होता है पैलेट, दोनों ओपन रह जाते हैं, जिसमें सॉफ्ट पैलेट एंड हार्ड पैलेट आ जाता है। या दूसरे केसेस में क्या होता है कि ओनली पार्ट ऑफ द पैलेट इज़ ओपन, या सिर्फ पैलेट ओपन रह जाता है। इसमें आप देख सकते हैं कि नॉर्मल पैलेट किस तरह है इन इन्फेंट, एंड पार्शियल क्लेफ्ट पैलेट क्या होता है, आधा होता है, एंड कम्प्लीटली क्लेफ्ट पैलेट एंड क्लेफ्ट लिप क्या होता है कि सॉफ्ट एंड हार्ड पैलेट से होता हुआ लिप में भी चला जाए, क्लेफ्ट लिप हो जाता है, और फिर नोज़ में भी चला जाता है। ये क्लेफ्ट ऑफ द हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट। क्लेफ्ट पैलेट क्लासिफिकेशन, जो इसमें यूनिलेटरल क्लेफ्ट ऑफ लिप आ जाता है, एंड सेकंड हमारे पास बायलेटरल क्लेफ्ट ऑफ लिप एंड पैलेट आ जाता है। कॉम्बिनेशन ऑफ क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट, क्लेफ्ट लिप ऑफ एंड पैलेट, जिसमें कौन से मल्टी फैक्टोरियल कॉजेज़ होते हैं, इंक्लूडिंग बोथ इन, जिसमें एनवायरमेंटल कॉजेज, जेनेटिक एलिमेंट्स आ जाते हैं। अब इसके इंसिडेंस देखते हैं। इंसिडेंस क्या होता है, 500 में 1 में होता है या 2500 में 1 लाइव बर्थ में होता है, इतनी इसकी रेशियो है। ज़्यादातर ये मेल्स में होता है, फीमेल्स में कम होता है। एशियन पॉपुलेशन के अंदर हायर इंसिडेंस रेट है इसका कंपेयर टू कॉकेशियन पॉपुलेशन। कॉजेज़ इसके क्या होते हैं, मोस्टली अननोन है। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इंक्रीज़ करते हैं चांस के क्लेफ्ट लिप और पैलेट होने का। क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ की वजह से, या इनहेरिटेंस की वजह से, अगर मोनोजाइगोटिक हो, या सिबलिंग हो, या रिलेटिव्स हों, या प्रीनेटल फैक्टर्स, टेराटोजेंस हों, या स्मोकिंग की वजह से, या डायबिटीज़ की बीमारी हो उनके ख़ानदान में मौजूद है, या मेटरनल फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी हो, या यूज़ ऑफ सर्टेन मेडिसिन्स हो, एक्यूटेन, फिनोएटिन, वारफरिन, इथेनॉल, अगर ये यूज़ करते हैं उनकी वजह से चांस बढ़ जाता है ये होने का। डायग्नोसिस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के, जो स्पेशली क्लेफ्ट लिप और विदाउट क्लेफ्ट पैलेट, जो कि ईज़िली देखा जा सकता है रूटीन डायग्नोस्ड अल्ट्रासाउंड में। आफ्टर बर्थ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होंगे इसकी, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन आप कर सकते हैं, एट बर्थ में आपको दिख जाएगा। फीडिंग प्रॉब्लम होगी, अनेबल टू जनरेट प्रेशर नहीं बना पाएगा वो सकिंग के लिए, जिसकी वजह से एस्पिरेशन में वो चला जाएगा। वेट लॉस होगा।
कॉम्प्लिकेशंस क्या आएंगी? फीडिंग में कॉज एस्पिरेशन, फीडिंग की वजह से एस्पिरेशन होगी उसको, कॉस्मेटिक प्रॉब्लम्स, ओटाइटिस मीडिया, इन्फ्लेमेशन ऑफ मिडल ईयर, हेयरिंग लॉस हो जाएगा, फॉल्टी स्पीच होगी, ग्रोथ फेलर होगा। थेराप्यूटिक मैनेजमेंट, क्लेफ्ट लिप सर्जरी फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ में आपने करवानी है। क्लेफ्ट पैलेट सर्जरी आपने करवानी है 12 to 18 मंथ्स के अंदर। लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट क्या होगी? स्पीच थेरेपी 3 to 6 ईयर्स, ऑर्थो डोंटिस्ट ब्रेसल मेटल वायर्स ऑन टीथ चढ़ाए जाएंगे ताकि उसको सही किया जा सके, एंड प्रोसोथो डोंटाक्स 7 to 18 ईयर्स है जो कि कॉस्मेटिक डेंटल सरे टीथ रिप्लेसमेंट। नर्सिंग इंटरवेंशन क्या करेंगे? हेल्थ टीचिंग आपने देनी है कि उसको कम्प्लीटली नॉर्मल चाइल्ड समझा जाएगा, बस उसको कुछ सर्जरीज़ की, डेंटल केयर की और स्पीच थेरेपी की ज़रूरत होगी ताकि उसके जो होल की वजह से जो मसले मसाले हैं वो ठीक हो जाएं। सही है। और जो होल होता है वो उसका बेबी का जो वो हर्ट नहीं करता, वो नहीं कि वो पेन प्रोड्यूस नहीं करता, आप आसानी से बेबी को होल्ड कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, लव कर सकते हैं, प्यार कर सकते हैं नॉर्मल बेबी की तरह। और आपने पिक्चर शो करनी है उन पेशेंट्स को, सही है, कि सर्जरी से पहले वो कैसा था एंड सर्जरी के बाद कैसा है। फीडिंग आपने ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट मिल्क, यूज स्पेशल डिवाइसेस, लैंप निप्पल आ जाते हैं जिसमें निप्पल विथ फ्लेंज, यूज़र सिरिंज या फीड इन अपराइट पोजीशन में आपने देना है। फ्रीक्वेंट बर्प्स देने, फ्रीक्वेंट बर्प्स का ये है कि नॉर्मली बच्चे को हम लोग दूध देने के बाद या ब्रेस्ट फीडिंग के बाद जो मदर उनको बर्प्स देती हैं कंधे पे तब तपाती हैं, वो करना है आपने ताकि वो डकार ले सकें। ये हमारे पास लैंप निप्पल है, रेगुलर निप्पल, निप्पल विद फ्लेंज, इनसे आप फीडिंग करवा सकते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव केयर ऑफ क्लेफ्ट लिप क्या होगी? हॉस्पिटल स्टे आपने 1 से 2 दिन तक, जब तक कि वो फीडिंग स्टार्ट कर दे तो उसको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। आपने लिवर को कवर अप करना है विथ स्टेरोस्ट्रिप से जो कि प्रिवेंट करेगा ट्रॉमा से। यूज़ एल्बो इमोबिलाइज़र और जैकेट रिस्ट्रेन आपने इस्तेमाल करना है। लिप मसाज आपने देने हैं आफ्टर 2 वीक्स के बाद, सही है। आफ्टर सर्जरी 2 वीक्स के बाद आपने उसको लिप मसाज देनी है 5 टाइम्स a day, 5 बार देनी है दिन में, जो कि डिक्रीज़ करेगी लिप स्कार को, इसको प्रिवेंट करेगी नॉचिंग से। पोस्ट ऑपरेटिव केयर ऑफ क्लेफ्ट पैलेट आपने अवॉइड करना है, अवॉइड स्पून, फॉर्क, टंग ब्लेड एंड सक्शन जिसकी वजह से डैमेज होगा सूचर लाइन पर। पोजीशन चाइल्ड आपने प्रोन में रखना है राइट आफ्टर सर्जरी के बाद, और उसके बाद फिर आपने उसको स्पाइन पे या साइड लाइन पे कर सकते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग फॉर यंगर चाइल्ड, ब्रेस्ट फीडिंग करनी है अपने यंगर चाइल्ड को, और ओल्डर चिल्ड्रन को सॉफ्ट डाइट होगी। एनाल्जेसिक्स देनी है पेन के लिए, ओपिएट्स। असेस डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, आपने देखने के बच्चा ब्रीथिंग करते हुए डिफ़िकल्टी तो महसूस नहीं कर रहा। डिस्चार्ज प्लान क्या होगा? प्रॉपर फीडिंग टेक्निक आपने बतानी है उनको, सूचर लाइन क्लीनिंग किस तरह करनी है, हेल्प टू एक्सेप्ट द चाइल्ड, फाइनेंशियल असिस्टेंस, प्रपोज एंड यूज़ ऑफ अप्लाइंसेस की किस तरह, किस चीज़ का क्या पर्पज़ है, उसको किस तरह इस्तेमाल करना है। टीच साइन ऑफ अल्टर्ड हेयरिंग, गाइडेंस फॉर स्पीच थेरेपी आपने उनको देनी है। ये इसके रेफरेंसेज हैं। अब हम नेक्स्ट डिजीज़ की तरफ चलते हैं जो कि हमारे पास इसोफेजियल एट्रीजिया, जिसको ट्रैकियो इसोफेजियल फिस्टुला भी कहा जाता है। इसोफेजियल एट्रीजिया क्या है कि जिसमें इनकम्प्लीट फॉर्मेशन ऑफ द इसोफेगस हो जाता है, जिसको इसोफेजियल एट्रीजिया कहा जाता है। जिसमें क्या होता है, जो इसोफेगस होता है वो सही तरह या कम्प्लीटली बन नहीं पाता, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ट्रैकियोएसोफेजियल फिस्टुला बन जाता है। यह ट्रैकियोएसोफेजियल फिस्टुला क्या है? एबनॉर्मल कनेक्शन बन जाता है ट्रैकिया और इसोफेगस के दरमियान। इसको आप पिक्चर के ज़रिए आसानी से समझ सकते हैं। इसमें देखें नॉर्मल और चाइल्ड विद ट्रैकियोएसोफेजियल फिस्टुला। ट्रैकिया आप देखें कि इसमें जो पिंक कलर है डार्क, वो क्या है, ट्रैकिया, और उसके साथ ये हमारे इसोफेगस से वो जुड़ गया है, तो इसको ट्रैकियोएसोफेजियल फिस्टुला कहा जाता है। फिस्टुला का अगर हम लोग मीनिंग देखें तो फिस्टुला का मीनिंग है एबनॉर्मल ओपनिंग। इसके हमारे पास 5 टाइप्स आ जाते हैं, टाइप ए, बी, सी, डी, ई, और टाइप ई को टाइप एच भी कहा जाता है। टाइप ए में क्या होता है? टाइप ए, इन दिस टाइप जिसमें इसोफेजियल एट्रीजिया होता है, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल सेगमेंट ऑफ इसोफेगस वो ब्लाइंड हो जाते हैं और उनके कोई कम्युनिकेशन नहीं होता बिटवीन ट्रेकिया एंड इसोफेगस, और ये ज़्यादातर 3 to 8% केसेस के अंदर होता है।
टाइप बी के अंदर क्या होता है, ब्लाइंड प्रॉक्सिमल सेगमेंट होता है, ईसोफेगस कनेक्ट हो जाता है ट्रैकिया के साथ बाय फिस्टुला, और ये इसमें जो होता है डिस्टल एंड ऑफ ईसोफेगस ब्लाइंड होता है और ये प्रेजेंट होता है 0.6% केसेस के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास टाइप सी जो कि प्रॉक्सिमल एंड ऑफ ईसोफेगस ब्लाइंड पाउच बन जाता है, डिस्टल सेगमेंट ऑफ ईसोफेगस इज कनेक्टेड बाय फिस्टुला टू ट्रैकिया, और ये कॉमनेस्ट टाइप है और ये 87% केसेस के अंदर होता है। टाइप डी, इस टाइप के अंदर बोथ अपर एंड लोअर सेगमेंट ऑफ ईसोफेगस कम्युनिकेट हो जाते हैं, ट्रैकिया के साथ जुड़ जाते हैं, और ये रेयरेस्ट टाइप है, 1.4% केसेस इसके होते हैं। टाइप ई जो कि टाइप एच पी है, जिसमें ईसोफेगस एंड ट्रैकिया नॉर्मल और कम्प्लीटली फॉर्म्ड हो जाते हैं बट आर कनेक्टेड बाय फिस्टुला, फिस्टुला के ज़रिए कनेक्ट हो जाते हैं, जिसको एच टाइप भी कहा जाता है, और ये 4% केसेस के अंदर मौजूद होता है। पिक्चर के ज़रिए अगर हम देखें, इनमें जो ब्लू है वो क्या है, फ्लो ऑफ एयर है, और जो रेड एरो है वो है फ्लो ऑफ फीड। टाइप ए में आप देख सकते हैं कि जिसमें ईसोफेगस है वो कम्प्लीटली कटा हुआ है नीचे ईसोफेगस से, और जो ट्रैकिया है उससे भी कम्प्लीटली कटा हुआ है, नहीं कि दोनों के बीच में कुछ नहीं है। टाइप बी के अंदर क्या है, जो अपर वाला ईसोफेगस है वो जुड़ा हुआ है ट्रैकिया के साथ, जिसमें कोई भी खाना वगैरह खाएगा तो किधर जाएगा, ट्रैकिया विंड पाइप में आ जाएगा। टाइप सी के अंदर आप देख सकते हैं कि जिसमें नीचे वाला पार्ट जुड़ा हुआ है, यानी कि नीचे वाला जो स्टमक का ईसोफेगस है वो जुड़ा हुआ है, यानी कि कोई भी ज़्यादा एयर किसके अंदर एंटर हो जाएगी, स्टमक के अंदर। टाइप डी के अंदर क्या है, दोनों तो जुड़े हुए हैं लेकिन दोनों ईसोफेगस ट्रैकिया से जुड़े हुए हैं, दोनों में मिक्सिंग हो रही है, एयर भी जा रही है, फूड भी जा रहा है, दोनों में एयर ट्रैकिया में भी जा रहा है, स्टमक में भी आ रहा है। एंड टाइप ई जो कि एक ही दूसरे जुड़े हुए तो उधर हैं, लेकिन एक इनका जो पार्ट है ईसोफेगस का वो भी ट्रैकिया के साथ जुड़ा हुआ है, दोनों मिले हुए हैं। एटियोलॉजी मोस्ट केसेस के अंदर अननोन है, सम रिस्क फैक्टर्स हैं, एबनॉर्मलिटीज़ इन द बेबी जीन्स, पैटर्नल एज या ओल्डर एज ऑफ द फादर, अगर उसके जो फादर है उसकी अगर एज ज़्यादा होगी तो इंक्रीज चांस होता है कि बेबी बॉर्न होगा ईसोफेजियल एट्रीजिया के साथ, या असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के ज़रिए अगर वुमेन को प्रेग्नेंट किया गया हो आईयूआई या इन वाटर फर्टिलाइजेशन के ज़रिए, तो उसको चांसेस होता है कि इसको ईसोफेजियल एट्रीजिया हो सकता है। पैथोफिजियोलॉजी क्या होगी, जिसमें क्या होता है, ईसोफेगस और ट्रैकिया बहुत डेवलप होते हैं प्रिमिटिव फोरकट के अंदर, जो कि 4 to 6 वीक ओल्ड एम्ब्रियो के अंदर बनते हैं। अब डिविएशन सेलुलर ग्रोथ ऑफ द सेप्टम, डिविएशन सेलुलर ग्रोथ के अंदर डिविएशन की वजह से सेप्टम रिजल्ट्स क्या होते हैं, जो कि फॉर्मेशन ऑफ फिस्टुला बन जाता है बिटवीन ईसोफेगस एंड ट्रैकिया, और इस कंडीशन की वजह से क्या होता है, ओरल इनटेक जो वो करता है बेबी वगैरह उसको लंग्स के अंदर चला जाता है, लार्ज अमाउंट ऑफ एयर किसके अंदर चली जाती है, स्टमक के अंदर, उसकी वजह से एस्पिरेशन निमोनिया होता है, सिवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है, और जिसकी वजह से डेथ भी हो सकती है अगर उसकी सर्जिकल इंटरवेंशन या सर्जरी अगर ना की जाए। असेसमेंट किस तरह के, 40 सलाइवा मौजूद होगा माउथ के अंदर, नोस और नोस से ड्रोलिंग होगी, कफिंग एंड चोकिंग होगी, फीडिंग के दौरान अनएक्सप्लेन्ड साइनोसिस होगा, रिगर्गिटेशन एंड वॉमिटिंग। रिगर्गिटेशन क्या है, स्पिटिंग अप ऑफ फूड फ्रॉम इसोफेगस और स्टमक विदाउट नोजिया और फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एब्डोमिनल मसल, यानी कि वॉमिटिंग में हम लोग फोर्सफुली वॉमिट करते हैं, लेकिन रिगर्गिटेशन में क्या है, विदाउट वॉमिटिंग, विदाउट फोर्सफुल फोर्सिंग मसल से वो वॉमिटिंग कर देता है। एब्डोमिनल डिस्टेंशन, इनएबिलिटी टू पास ओरोगैस्ट्रिक फीडिंग ट्यूब उसमें पास नहीं कर सकते हैं। मैनेजमेंट क्या होगी, लिगेशन क्या है कि आप उसके जो पार्ट वो काट के एक सर्जिकल प्रोसीजर जिसमें आप उसके जो इसोफेगस है उसको काट के एक टाइट कर दें कहीं पे, ताकि वो उससे आगे खाना ट्रैकिया में ना जाए, सही है। और एनास्टेमोसिस क्या है कि आप दोनों को इसोफेगस को ट्रैकिया से काट के दोबारा जोड़ दें, ये भी एक सर्जिकल प्रोसीजर है, या चेस्ट ट्यूब इंसर्शन कर दें। प्री ऑपरेटिव केयर में क्या होगा, इन्फेंट इंक्यूबेटर के अंदर होगा, वेंटिलेटर, और उसका मेंटेन करना है अपराइट पोजीशन में, अपराइट पोजीशन के अंदर आपने उसको रखना है ताकि एस्पिरेशन ना, उसको सक्शनिंग करनी है नोज़ माउथ और फेरिंग्स की, कैथेटर प्लेस करना है इसोफेगस पाउच के अंदर, अगर कोई इंटरमीडिएट सक्शन हो गई उसके लिए कि आपने उसको जो पाउच है उसको आपने एम्प्टी रखना है। एडमिनिस्टर
प्रोफाइलेटिक एंटीबायोटिक टू प्रिवेंट एस्पिरेशन निमोनिया। आयो चार्ट आपने उसका मेंटेन करना है। NPON TPN IV। TPN क्या है? टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन आपने उसको देनी है। पोस्ट ऑपरेटिव केयर में आपने उसको क्या है? सर्जरी के बाद मॉनिटर उसका रिस्पायरेटरी स्टेटस मॉनिटर करते रहें। मेंटेन IV फ्लूइड, एंटीबायोटिक्स, पेरेंटल न्यूट्रिशन एज प्रिस्क्राइब्ड। मॉनिटर आपने आयो चार्टिंग उसकी करनी है। वेट उसका चेक करना है। इंस्पेक्ट सर्जिकल साइट, मॉनिटर फॉर एनास्टोमोटिक लीक उसने, पुरुलेंट चेस्ट ड्रेनेज, इंक्रीज टेम्परेचर, इंक्रीज WBCs काउंट, प्रोवाइड चेस्ट ट्यूब केयर आपने उसको देनी है। इफ़ गैस्ट्रोस्टमी ट्यूब इज़ प्रेजेंट, अगर गैस्ट्रोस्टमी ट्यूब प्रेजेंट है तो उसने अपने अटैच टू ग्रेविटी अंटिल द टॉलरेट द फीडिंग, आपने उसको टॉलरेट लेवल देखना है। फीडिंग में 5 to 7 days पोस्ट ऑप में। फीडिंग इज़ डन विद गैस्ट्रोस्टमी अंटिल द हीलिंग ऑफ एनास्टोमोसिस। गैस्ट्रोस्टमी के ज़रिए आपने उसको फीडिंग देनी है जब तक कि एनास्टोमोसिस की सर्जरी की हीलिंग नहीं हो जाती। नॉन न्यूट्रिटिव सेक्शनिंग इज़ प्रोवाइडेड बाय पैसिफाइड इन्फेंट्स। से नॉन न्यूट्रिटिव सेक्शनिंग प्रोवाइड की जाती है पैसिफाइड इन्फेंट्स को, जो कि NPO होते हैं फॉर अ लॉन्ग या एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम के। नर्सिंग मैनेजमेंट में हमने बिफोर ओरल फीडिंग चेस्ट ट्यूब रिमूवल फॉलोड बाय बेरियम स्वॉलो डन टू चेक लिगेशन फिस्टुला रिपेयर। ओरल फीडिंग चेस्ट ट्यूब से आपने क्या करना है? सबसे पहले बेरियम स्वॉलो करवाना है, जिसकी वजह से चेक किया जाएगा उसको लिगेशन या फिस्टुला रिपेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा। ओरल फीडिंग स्टार्ट करना है आपने विद स्टेराइल वाटर, और उसको फॉलो करना है स्मॉल फीडिंग ऑफ फार्मूला से। इंस्ट्रक्ट करना है अपने पेरेंट्स को कि उसके बिहेवियर को आइडेंटिफाई करें, या वो कौन से बिहेवियर हैं जिससे इंडिकेट होगा, जिससे पता चले कि उसको सक्शनिंग की नीड है, रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस तो नहीं हो रहा उसको, या साइंस ऑफ कॉन्स्ट्रिक्टेड इसोफेगस क्या होंगे। तो पोर फीडिंग अगर वो ज़्यादा खाना ही ले रहे, या डिस्फेजिया है, या ड्रोलिंग हो रही है, रीगर्गिटेशन और अनडाइजेस्टेड फूड। Thank you. Hope you like it.